हेलो स्टूडेंट, आज हम पराठा दाब के नापने की वर्कले और हार्डले की विधि के बारे में करेंगे। ये जो है 12th क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट विधि है जो लगभग 12th क्लास में हर साल पूछी जाती है। तो ये जो है पराशरण दाब के नापने की वर्कले और हार्टले विधि, वर्कले हार्टले विधि। तो अब इसमें सबसे पहले पराशरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब जो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक के विलयन में प्रवेश को रोकता है। वह द्रव स्थितिक दाब जो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक के विलयन में प्रवेश को रोकता है वह कहलाता है पराशरण दाब। अब देखो ये जो विधि है इसमें क्या है कि इसमें एक ये सरंध्र पात्र होता है। ये जो है ये एक सरंध्र पात्र है। सरंध्र मतलब जिसमें छिद्र होते हैं, पोरस पॉट। इसमें एक सरंध्र पात्र होता है। ये मैंने तुमको जो बताया ये सरंध्र पात्र है। इस सरंध्र पात्र में विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की इसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को चिपका दिया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कल कि ये सांसलेशिक झिल्ली होती है। ये जो है ये कृत्रिम झिल्ली है, अंडे की झिल्ली को प्राकृतिक झिल्ली है, अंडे की झिल्ली, और ये है सांसलेशिक या कृत्रिम झिल्ली। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली की परत को चिपका दिया जाता है। देखो ये जो मैंने ये जो ब्लैक से किया है ये है कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली। क्यों? क्योंकि हमें अब देखो इस पात्र को, इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को चिपका दिया जाता है। इस पात्र को एक बेलनाकार पात्र में, मतलब ऐसा ये पात्र है, इसको एक दूसरे ऐसे, ये जो है एक काट का चित्र है, एक दूसरे बेलनाकार पात्र में चित्र के अनुसार स्थिर कर दिया जाता है। ये ऐसा समझो कि जैसे पेन हुआ, ये पेन की लीड हुई है और पेन का खोल हुआ ये, मतलब पेन की लीड हुई है और इसके ऊपर जो है ये दूसरा पात्र होता है। मतलब क्या हुआ, इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को चिपका दिया जाता है। इस सरंध्र पात्र को एक दूसरे बेलनाकार पात्र में चित्रानुसार स्थिर कर देते हैं। मतलब ये हो गया एक पात्र, इसको घेरे हुए इस तरह से घेरे हुए ये हो गया दूसरा पात्र। ये हो गई पेन की लीड और ये हो गया पूरा पेन का खोखा। ठीक, तो ये हुआ। इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसे विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को जमा दिया जाता है। इसे एक दूसरे बेलनाकार पात्र में स्थिर कर दिया जाता है। इस सरंध्र पात्र में जल भरते हैं। इस पात्र में एक तरफ केशिका नली तथा दूसरी तरफ जलकुंड लगा होता है। ये जलकुंड है, यहाँ पर ये पैक हो जाएगा कि जल इसमें भर देते हैं। तो क्या हुआ, इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को जमा दिया जाता है। इस पात्र को एक दूसरे बेलनाकार पात्र में चित्रानुसार स्थिर कर देते हैं। इस सरंध्र पात्र में एक तरफ केशिका नली तथा दूसरी तरफ जलकुंड लगा होता है। बाहरी बेलनाकार पात्र में उस विलयन को लेते हैं जिसका पराशरण दाब हमें ज्ञात करना होता है। इसमें उस विलयन को लेते हैं जिसका पराशरण दाब हमें ज्ञात करना है। जैसे हमें ग्लूकोज के एक विलयन का पराशरण दाब ज्ञात करना है तो उसे इस विलयन में लेते हैं। बाहरी बेलनाकार पात्र में एक दाब मापक यंत्र और एक पिस्टन लगा होता है। एक लगा होता है दाब मापक यंत्र और एक लगा होता है पिस्टन। तो क्या हुआ, इसमें एक
सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को चिपका दिया जाता है। इस सरंध्र पात्र को दूसरे बेलनाकार पात्र में चित्रानुसार स्थिर कर दिया जाता है। इस सरंध्र पात्र में तो दो पात्र हुए, एक सरंध्र पात्र जो बाहरी है और एक बेलनाकार जो अंदरूनी है, और एक बेलनाकार पात्र जो बाहरी है। इस बेलनाकार पात्र में जो है वह विलयन लेते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। इस बाहरी पात्र में एक पिस्टन तथा दाब मापक यंत्र लगे होते हैं। मतलब देखो कुल मिला के दो पात्र हुए। ये अंदर वाला पात्र है, सरंध्र पात्र कहा। इस सरंध्र पात्र में एक तरफ लगी है केशिका नली, एक तरफ लगा है जलकुंड। ये जो है ये बाहरी पात्र है। इस बाहरी पात्र में लगा है दाब मापक यंत्र और पिस्टन से, क्योंकि पिस्टन से दाब लगाएंगे और इस दाब मापक यंत्र से उस दाब को नापेंगे। ठीक, तो क्या हुआ कि इस विधि में एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को चिपका दिया जाता है या जमा दिया जाता है। एक पतली परत इस पे जमा दी जाती है कॉपर फेरोसाइनाइड की। मतलब ये जो सरंध्र पात्र है ये एक्चुअल में अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करने लगता है। ये जो पात्र है इसे एक दूसरे बेलनाकार पात्र में चित्रानुसार स्थिर कर देते हैं। इस सरंध्र पात्र में एक केशिका नली और एक जलकुंड लगा होता है। बेलनाकार पात्र में उस विलयन को लेते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। इस बेलनाकार पात्र में एक पिस्टन तथा दाब मापक यंत्र लगे होते हैं। अब देखो फिर से एक बार समझो, कुल चीज कितनी है? एक सरंध्र पात्र, इसको घेरे हुए एक बेलनाकार पात्र, सरंध्र पात्र में जल लेते हैं, इसमें एक जलकुंड होता है, जल लेते जलकुंड से आएगा जलकुंड और एक इसमें केशिका नली लगी होती है। इसका इन दोनों का कारण अभी बताता हूं मैं क्यों। फिर जो बाहरी पात्र है उसमें उस विलयन को लेते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। इसमें एक दाब मापक यंत्र और पिस्टन और दाब मापक यंत्र लगा होता है। ठीक, ये बेटा देखो ये हुआ सरंध्र पात्र, इसमें जल भरते हैं, इसमें एक और जलकुंड होता है और दूसरी ओर केशिका नली होती है। ये हुआ बाहरी बेलनाकार पात्र। इस बेलनाकार पात्र में उस विलयन को भरते हैं जिसका परासरण दाब हमें ज्ञात करना होता है। इस पात्र में एक पिस्टन तथा दाब मापक यंत्र लगे होते हैं। अब देखो कुल मिला कितनी चीज हुई? सरंध्र पात्र 1, केशिका नली 2, जलकुंड 3। ये सरंध्र पात्र में लगे हैं केशिका नली, जलकुंड। फिर हुआ इसको घेरे हुए बेलनाकार पात्र। इस बेलनाकार पात्र में भी दो चीज लगी है, एक पिस्टन और एक दाब मापक यंत्र। ठीक, अब क्या हुआ फिर से एक बार अपन समझें कि इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को जमा दिया जाता है। इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को जमा दिया जाता है या चिपका दिया जाता है। इस पात्र में जल भरते हैं, इसमें एक केशिका नली तथा जलकुंड लगे होते हैं। इस पात्र को एक दूसरे बेलनाकार पात्र में चित्रानुसार स्थिर कर देते हैं। इस बेलनाकार पात्र में उस विलयन को लेते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। इस बाहरी पात्र में एक पिस्टन तथा दाब मापक यंत्र लगे होते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है इसमें तुम्हारे को ये चित्र भी मिल जाएगा और पूरी विधि का वर्णन भी मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा कैसा जो मैं शब्दों में आपको बोल रहा हूँ। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसके लिए अपनी पाठ्य पुस्तक का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखो क्या होगा कि यहाँ है जल और यहाँ है विलयन और बीच में है अर्धपारगम झिल्ली। यहाँ है जल, यहाँ है विलयन और बीच में है अर्धपारगम झिल्ली। तो क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली से क्या होता है, विलायक तो बाहर निकल सकता है पर विलेय बाहर नहीं निकल सकता। तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से पैक है, ये ध्यान रखना बेटा है जलकुंड से। ये जल जो होगा यहाँ से यहाँ जाएगा, तो जब ये जल यहाँ से यहाँ जाएगा तो धीरे धीरे केशिका नली से इस यहाँ जो है इसमें जाएगा विलयन,
तो विलयन में जब ये जल जाएगा तो केसिका नली का तल जो है वो नीचे की ओर आने लगता है। प्रयोग प्रारंभ, देखो क्या करेंगे, प्रयोग प्रारंभ करने से पहले केसिका नली के प्रारंभिक तल को नोट कर लेते हैं। ये अपन ने नोट कर लिया कि भैया ये 10 सेंटीमीटर पर ये ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर ये है। अब यह एक निशान लगा दिया, यहां तक है। अब क्या होगा कि जब परासरण की क्रिया के द्वारा जल सरंध्र पात्र से विलयन में जाता है, जिससे केसिका नली का तल नीचे आता है। जैसे ही ये केसिका नली का तल नीचे आता है तो हम क्या करेंगे, पिस्टन से इतना दाब लगाएंगे, पिस्टन से इतना दाब लगा देंगे, इतना प्रेशर लगाएंगे कि ये अपना जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वापस पहुंच जाए। ये जो दाब है यही कहलाता है परासरण दाब। क्यों? क्योंकि ये वह द्रव पर लगाया हुआ द्रव स्थैतिक दाब है जो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक के विलयन में प्रवेश को रोक रहा है। ये वह दाब है जो वह द्रव स्थैतिक दाब है जो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक के विलयन में प्रवेश को रोकता है। अब देखो जरा समझना, ये जल कुंड लगाया जिसमें पानी भरने के लिए। अब देखना ये क्या है कि यदि ये यहाँ पर ये पैक नहीं होगा, मतलब देखो पानी ऊपर है जरूर पर यहाँ ये पैक है, यदि ये पैक नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ से केसिका नली तल नीचे नहीं जाए। क्यों? क्योंकि पानी इधर चला जाएगा, इसलिए यहाँ से ये बंद है। केसिका नली क्यों लगाई? यदि यहाँ चौड़े मुंह वाली नली लगाते, केसिका नली मतलब बिल्कुल पतली नली, यदि चौड़ी नली लगाते तो तल गिर जाता, वो हमें दिखाई नहीं देता। हमारी विधि की एक्यूरेसी जो है, वो जो विधि की जो एक्यूरेसी है, जो परिशुद्धता है, जो इसकी वो कम हो जाती, इसलिए पतली नली लगाते हैं केसिका नली। ठीक, तो क्या हुआ कि परासरण की क्रिया के द्वारा जल विलयन में जाता है, जिससे केसिका नली का तल नीचे की ओर गिरने लगता है। केसिका नली का तल नीचे, कैपिलरी ट्यूब जो है वो नीचे की ओर गिरने लगता है। पिस्टन से इतना दाब आरोपित करते हैं, पिस्टन से इतना दाब आरोपित करते हैं कि ये अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच जाए। यही दाब जो है वो परासरण दाब है। क्यों? क्योंकि परासरण दाब वह द्रव स्थैतिक दाब होता है जो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक के विलयन में प्रवेश को रोकता है। ठीक, फिर से एक बार क्या हुआ, इसमें एक सरंध्र पात्र होता है, ये हो गया, जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को जमा दिया जाता है। इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को जमा दिया जाता है। इस सरंध्र पात्र को एक दूसरे बेलनाकार पात्र में इस चित्रानुसार स्थिर कर देते हैं। जैसा चित्र बनाया है वैसा इसको स्थिर कर देते हैं। इस सरंध्र पात्र में जल भरा जाता है। इसमें एक तरफ केसिका नली तथा दूसरी ओर जल कुंड लगा होता है। बाहरी बेलनाकार पात्र में उस विलयन को भरते हैं, बाहरी बेलनाकार पात्र में उस विलयन को भरते हैं जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है। इस बाहरी पात्र में एक पिस्टन तथा एक दाब मापक यंत्र लगा होता है। पिस्टन होता है दबाने के लिए और कितना दबाया ये नापने के लिए है दाब मापक यंत्र। ठीक, परासरण की क्रिया अब फिर से एक बार जहां से चालू किया, केसिका नली के प्रारंभिक तल को नोट कर लेते हैं। केसिका नली की जो प्राइमरी रीडिंग है प्रारंभिक तल को नोट कर लेते हैं। परासरण की क्रिया के कारण जल विलयन में जाता है जिससे केसिका नली का तल नीचे की ओर आता है, ये नीचे की ओर आता है। पिस्टन से इतना दाब लगाते हैं कि यह अपनी पूर्व स्थिति में पिस्टन को दबाया और ये उतना कर दिया कि वो अपनी पूर्व स्थिति में चला जाए। ये जो पूर्व स्थिति में चला जाए तो ये क्या है, यही दाब परासरण दाब के बराबर होता है। इसमें एक फिर से एक बार इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा। इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली को चिपका दिया जाता है। इस पात्र में जल को भरते हैं। इस पात्र में एक तरफ केसिका नली तथा दूसरी तरफ जल कुंड लगा होता है। एक तरफ लगी होती है केसिका नली और दूसरी तरफ लगा होता है जल कुंड। इस पात्र को एक
दूसरे बेलनाकार पात्र में स्थिर कर दिया जाता है। इसे हम दूसरे बेलनाकार पात्र में स्थिर कर देते हैं। जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे बाहरी बेलनाकार पात्र में लेते हैं। यदि जिसका परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे बाहरी बेलनाकार पात्र में लेते हैं। बाहरी बेलनाकार पात्र में एक पिस्टन तथा एक दाब मापक यंत्र लगे होते हैं। समझना, सरंध्र पात्र में लगी होती है केशिका नली और जलकुंड, और बाहरी पात्र में लगे होते हैं पिस्टन और दाब मापक यंत्र। जो सरंध्र पात्र है वो होता है अंदर, इसमें कॉपर फेरोसाइनेट की अर्धपारगम झिल्ली चिपकी होती है, और जो बाहरी पात्र है उसमें जो सरंध्र पात्र है उसमें जल भरते हैं, क्योंकि इसे जलकुंड लगा, मतलब देखो याद करने के लिए जल है, जलकुंड भरा, जल भरते हैं, और जो बाहरी पात्र है उसमें उस विलयन को भरते हैं जिसका परासरण दाब हमें ज्ञात करना होता है। यहाँ जल भी लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं विलायक। यदि जल की जगह कोई और विलायक है तो इसको भी हम लिख सकते हैं। केशिका नली के प्रारंभिक तल को नोट कर लेते हैं। परासरण की क्रिया के कारण जल विलयन में जाता है, जिससे केशिका नली का तल नीचे की ओर आने लगता है। पिस्टन से इतना दाब लगाते हैं कि यह अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाए। यही दाब परासरण दाब के बराबर होता है। इसमें फिर से पूरा एक साथ इसमें एक सरंध्र पात्र होता है जिसमें विद्युतीय विधि के द्वारा कॉपर फेरोसाइनेट की अर्धपारगम झिल्ली को चिपका दिया जाता है। इसमें विलायक जल को लेते हैं। इस सरंध्र पात्र में एक तरफ केशिका नली तथा दूसरी तरफ जलकुंड लगा होता है। यह पात्र एक दूसरे बेलनाकार पात्र में चित्रानुसार स्थिर कर दिया जाता है। इस पात्र में उस विलयन को लेते हैं जिसका परासरण दाब हमें ज्ञात करना होता है। इस पात्र में एक पिस्टन तथा दाब मापक यंत्र लगे होते हैं। केशिका नली की प्रारंभिक ऊंचाई नोट कर लेते हैं, नोट की जाती है। परासरण की क्रिया के कारण जल विलयन में जाता है, जिससे केशिका नली का तल नीचे की ओर आता है। पिस्टन से इतना दाब लगाते हैं कि अपने पहली स्थिति में पहुंच जाए। यही दाब जो है परासरण दाब कहलाता है। ये हुई तुम्हारी वर्कले और हार्डले की विधि। अब इस विधि की कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण ये जो विधि है ये बहुत अच्छी मानी जाती है। इसकी पहली विशेषता क्या है कि इसमें झिल्ली के फटने की संभावना नहीं होती। जो अर्धपारगम झिल्ली है क्योंकि इसके फटने की संभावना नहीं होती, नहीं तो दूसरी विधियों में ये झिल्ली कई बार नष्ट हो जाती है या कई बार फट जाती है। दूसरा, साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर में साम्य स्थापित हो जाता है, इसलिए ये क्रिया बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। मतलब परासरण दाब का मान शीघ्रता से नापा जा सकता है। साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है इसलिए इसमें कम समय लगता है। पहला, झिल्ली के फटने की संभावना नहीं होती, एक हो गया। दूसरा, साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है इसलिए कम समय लगता है। ना भी रहे तो हम कम से कम इतना लिख सकते हैं कि इस विधि में कम समय लगता है। फिर तीसरा, विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। क्यों? क्योंकि जब पानी को अपन अंदर जाने नहीं दे रहे हैं विलयन में, तो विलयन की सांद्रता स्थिर की स्थिर, उतनी की उतनी बनी होती है। क्या हुआ? ये हुआ तुम्हारा परासरण दाब। विधि की पहली विशेषता, इस विधि में कम समय लगता है। दूसरा, झिल्ली के फटने की संभावना नहीं होती है। और तीसरा, विलयन का सांद्रण अपरिवर्तित रहता है। ये हो गई परासरण दाब के नापने की वर्कले और हार्डले की विधि का वर्णन। देखो, तीन चीजें, वर्णन, चित्र और इसकी विशेषताएं। तो फिर से चित्र मैंने तुमको बना के बता दिया, ये चित्र है। फिर इसके बाद इसका जो वर्णन है, तो इसमें एक सरंध्र पात्र होता है, बहुत बार हो गया है, इसमें विद्युतीय विधि के द्वारा ये चिपका दी जाती है। फिर इसमें एक केशिका नली लगी होती है, एक जलकुंड लगा होता है। ये बेलनाकार पात्र में चित्रानुसार स्थिर किया जाता है। इस बेलनाकार पात्र में एक पिस्टन और दाब मापक यंत्र लगे होते हैं। इतना तो बहुत बार हो गया। चलो, इसके बाद का केशिका नली के प्रारंभिक तल को नोट किया जाता है।
केशिका नली के प्रारंभिक तल को हम नोट करते हैं। जल विलयन में जाता है परासरण की क्रिया के द्वारा, जिससे केशिका नली के तल नीचे आता है, और केशिका नली का तल नीचे आता है। पिस्टन से इतना दाब लगाते हैं कि ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाए। इस दाब को दाब मापक यंत्र द्वारा नाप लेते हैं। यही दाब परासरण दाब के बराबर होता है। अब इस विधि की विशेषताएं, तो देखो ये विधि की विशेषता क्या है कि इस विधि में कम समय लगता है, इस विधि में कम समय लगता है, फिर कम समय लगता है, झिल्ली के फटने की संभावना नहीं होती है, और विलयन की सांद्रता अपरिवर्तित रहती है। ठीक, तो ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद कल इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।